हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही होगी आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने आई हूँ रिगार्डिंग द जैब पास परसेंटेज एंड कट ऑफ एनालिसिस। तो वन बाय वन करके सारी चीजों को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो जो लोग भी नए हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं जैब जैब का, नवंबर के एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या कट ऑफ एनालिसिस है, इस बार का ट्रेंड क्या रहा है एग्जाम का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो टफ आए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इजी आए हैं। तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आपका पास परसेंटेज क्या होना चाहिए अगर आप जैब एग्जाम्स को फर्स्ट टाइम क्लियर कर रहे हो तो चलिए सारी चीजों को हम इस वीडियो में फटाफट से देखते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया की बात कर लेती हूँ। तो देखिए, मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होता है आपको पास करने के लिए सब्जेक्ट्स में, वो 100 में 50 मार्क्स आपको लाने होते हैं जैब एग्जाम्स में। जैब एग्जाम्स में 4 आपके कंपोनेंट होते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। ठीक है, तो आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपको लाना सिर्फ 50 मार्क्स है। अगर आपका सिंगल अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, पहला अटेम्प्ट है, तो आपको अगर हर सब्जेक्ट में 45 मार्क्स भी आ जाता है और ओवरऑल एग्रीग्रेट अगर 50% भी बन रहा है। अब देखिए 4 सब्जेक्ट है यानी टोटल हो गए 400। तो 400 का 50% कितना होता है? 400 का 50% 200। तो ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिलाकर के सिंगल अटेम्प्ट में 200 मार्क्स भी आपके एग्रीग्रेट बन जा रहे हैं 50%। तो भी आप जैब एग्जाम्स को कंप्लीट कर चुके हो, तो भी आपका जैब एग्जाम क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है, मान लीजिए 3 पेपर में उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया और परफॉर्म अच्छा किया और 3 पेपर में वो पास हो गए हैं। एक पेपर कोई ऐसा है जो रह गया है जिसमें मान लीजिए आपको 35 मार्क्स आए हो या 40 मार्क्स आए हो, इस तरीके का कोई मार्क्स आया हो जिसकी वजह से आप पास नहीं कर पाए हो, तो आपको यहाँ पर क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देने वाले हो ना, उसमें आपको ये 3 पेपर नहीं देने होंगे, जिसमें आपने पास नहीं किया है सिर्फ उसी पेपर को आपको देना है। तो थोड़ा सा जैब एग्जाम आसान हो जाता है क्योंकि आपको हमेशा ही इसमें क्रेडिट मिलता है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपके 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया आते हैं। कौन कौन से वो सब्जेक्ट होते हैं? आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम, ये आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब चारों में कितने चैप्टर्स हैं उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आईआईएफएस में आपके 45 चैप्टर्स हैं। द टिल नाउ का अगर आप डेटा देखोगे ना, तो सबसे टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं आपके आईआईएफएस के ही आते हैं। पीपीबी में आपको 55 चैप्टर्स है। इट इज वेरी लेंदी द वेरी इजी। ठीक है, तो बहुत लेंदी है। लेंदी का मतलब ये नहीं होता है कि चीजें टफ होती है। ठीक है, लेंदी का मतलब है कि बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, पढ़ने में काफी ज्यादा जो है कंप्लीट करने में इट इज टाइम टेकिंग। लेकिन अगेन ये इजी है, क्यों? क्योंकि जो भी कंप्लायंसेस हैं, रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस, ये सारी चीजें, कंपनीज एक्ट वगैरह, ये सब आप अपने बैंक्स में ऑलरेडी कर रहे हो, उसी से रिलेटेड आपका ये पीपीबी सब्जेक्ट है। फिर आता है एएफएम। एएफएम में आपके 35 चैप्टर्स है, दो हमेशा इसका मॉडरेट लेवल का ही पेपर होता है। एंड लास्ट आता है आपका आरबीडब्ल्यूएम। तो आरबीडब्ल्यूएम में भी आपके 30 चैप्टर्स है, इंक्लूडिंग योर एडिशनल चैप्टर्स। अगेन ये भी आपका जो भी आप डेली बैंकिंग ऑपरेशंस करते हो उसी से रिलेटेड ये आपका सब्जेक्ट है। तो अभी तक सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आरबीडब्ल्यूएम को माना जाता है एंड इसके पेपर भी इजी आते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बैंकर्स हैं, उनका भी ये मानना है कि आरबीडब्ल्यूएम इज वन ऑफ द स्कोरिंग एंड इजीएस्ट सब्जेक्ट। लेकिन इस बार का क्या पैटर्न रहा है? क्या मैं जो आपको ये पैटर्न बता रही हूँ क्या यही फॉलो हुआ है इस बार, या कुछ चेंजेस आए हैं जैब एग्जाम्स में? उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशंस। तो कैंडिडेट्स के पास 5 अटेम्प्ट्स और मैक्सिमम 3 इयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू कंप्लीट द जैब एग्जाम। तो जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस डेट से लेकर के मैक्सिमम आपके पास 3 साल है और उस बीच में आपके पास 5 अटेम्प्ट्स है। तो जो भी अर्ली आ जाएगा, विच एवर कम फर्स्ट, वही आपका फाइनल अटेम्प्ट माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने जिस डेट को रजिस्ट्रेशन किया उस डेट से लेकर के 3 साल तक आपका एक टाइम लिमिट होता है। ठीक है, इस 3 साल के अंदर आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, या इस बीच में अगर 5 अटेम्प्ट्स आपके हैं बचे हुए तो आप 5 अटेम्प्ट्स को दे सकते हो। अगर 3 साल हो गए फिर भी आपने जैब एग्जाम्स को क्लियर नहीं किया है तो नाउ आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फॉर द जैब एग्जामिनेशन। तो लिमिट्स यहाँ पर 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट्स होता है, विच एवर इज अर्लियर। आगे चलते हैं, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं।
तो पैटर्न की अगर मैं बात करूं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 100 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। एग्जाम आपका जैब ऑनलाइन मोड पे ही होता है, कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है अगर आप रॉन्ग आंसर्स करते हो तो ये सबसे अच्छी चीज है जैब एग्जाम्स की कि आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पर गेस भी कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर्स नहीं आता है 50-50 में, अगर आपको डाउट भी होता है तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस बार के एग्जाम एनालिसिस की कि मई का एग्जाम कैसा रहा है, क्या ट्रेंड रहा है। तो देखिए इस बार का जो ट्रेंड रहा है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जैब एग्जाम्स कर क्या रहा है, तो हर चीज को मॉडरेट से टफ लेवल पर लेकर के जा रहा है। तो अगर इस बार के एग्जाम का आप पैटर्न देखोगे ना, सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी देखोगे, तो इस बार जो सबसे टफ पेपर आया था आपका पीपीबी का आया था। बैंकर्स का मानना है कि पीपीबी का पेपर काफी ज्यादा टफ था। फिर उसके बाद आपका इस बार एएफएम का पेपर हुआ है। एएफएम का पेपर अगेन हमेशा ही मॉडरेट रहता है, तो इसमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। आईआईएफएस का इस बार पेपर कंपेयर टू एएफएम एंड पीपीबी थोड़ा सा इजी आया है, तो इस बार काफी सारे स्कोर्स बैंकर्स ने आईआईएफएस में लिया है। ठीक है, तो टेक्निकल इस बार 2 इतने नहीं आए हैं जितने हमेशा आते हैं। आरबीडब्ल्यूएम का पेपर इस बार इसको इजी से मॉडरेट हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था वो मॉडरेट लेवल का ही आया था गाइस। काफी सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे कि आरबीडब्ल्यूएम में इतने सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बार आरबीडब्ल्यूएम का भी पैटर्न चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। तो इस बार के एनालिसिस से ये आप एनालाइज कर सकते हो कि कोई भी पेपर इस बार आसान नहीं आया है। ऑन एन एवरेज सारे पेपर्स मॉडरेट लेवल के आए हैं। तो आपको जो प्रिपरेशंस करनी है वो इस बार के ट्रेंड को देखते हुए करना है। यानी अगर मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट मींस आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छी तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। करना क्या है इसके लिए, तो आपको सबसे पहले एक अपना एम बनाना है पर सब्जेक्ट। आप ये एम करो कि 60 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट्स में लाने हैं। देखिए जब आप एम करते हो ना ज्यादा का, तभी आप 50-55 तक पहुंच पाओगे। तो अगर मार्क्स 60 का आप एम करोगे तो ही आपको 50-55 मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपको हर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट आप अपने एक एम बनाए कि मेरे को 60 मार्क्स एनी हाउ लाना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। तो मैं ये नहीं कहती कि आपको फुल सिलेबस कवर करना है। ठीक है, फुल सिलेबस आपको पढ़ना जरूरी है, आप उतना ही पढ़ो जितना में आपको लगता है कि आप 60-70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका टेस्ट देकर एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमेशा ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर वीक में, हर 15 दिन पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और उसमें आपको अपने वीक एरियाज को एनालाइज करना है कि कौन कौन सा एरिया है जहां पर आप वीक हो, जिस क्वेश्चंस का आंसर्स आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको बार बार जाकर के उसके वीडियोस को देखो, उसके कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ो। ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करो, ताकि आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम्स दोगे या जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप इस चीज को दोबारा रिपीट ना करो। तो अपने वीक एरियाज को एनालाइज करके उसको फोकस करना है। हमेशा अपने अटेम्प्ट्स को ट्रैक करते रहना है कि आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं। मैक्सिमम आपको मैंने बताया 5 अटेम्प्ट्स होते हैं और 3 इयर्स, तो विच एवर इज अर्लियर। तो आप देखते रहो कि आपका कितना अटेम्प्ट हो गया है 3 साल के अंदर। इस चीज को भी आपको एनालाइज करना है और फोकस करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जैब एग्जाम्स को क्लियर कर लो। गाइस इतना टफ नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते हो। अगर आप डेडिकेटली सिंसियरली आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जैब एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। तो आपको इस बार की स्ट्रेटजी ऐसी रखनी है कि जो सब्जेक्ट टफ आए हैं, तो इस बार सारे ही पेपर मॉडरेट आए हैं, तो आपको हर एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा देखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना है, केस स्टडीज को आपको देखना है, ताकि आप अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स ला सको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, जिनको इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको बेसिक से क्लासेस ले रहे हैं, जहां पर हम आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा रहे हैं, केस स्टडीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर एक चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है ये फाउंडेशन बैच, तो जिनको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हैं।
आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 24/7 आप इस रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको 60+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट और मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। डेफिनेटली अगर आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस फाउंडेशन बैच को भी ले सकते हो। तो चलिए गाइज, अच्छी तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ।